और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लाइव मौजूद हैं। अदालत में आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी की सीमाओं के विवाद का मामला पहुंचा तो अदालत ने कहा कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठकर सुलझाना चाहिए। हमने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बात की, अब हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। हमारी कोशिश है तीनों राज्यों के जो मुखिया हैं उनसे बात की जाए और इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने पर सरकारों को मजबूर किया जाए। दुष्यंत चौटाला जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आपने सुना होगा आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की सीमा विवाद को लेकर, आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर क्या? रोहित, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, जिस प्रकार से आज आउटब्रेक जो कोरोना का हुआ वो एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा दिल्ली की ट्रांसमिशन की वजह से हुआ था। ये पहले भी बात कई बार उठी जब हरियाणा ने अपने बॉर्डर्स को सील किया, फिर दिल्ली के हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉर्डर को खोला जाए। हमारी ओर से रातों रात एक पोर्टल के अंदर 3 अधिकारियों को हमने बैठाया जिनने एक्सपर्टाइट तरीके से ई पासेज इशू करे। अब जब अनलॉक 1 शुरू हुआ तो दिल्ली ने अपनी ओर से सख्ती बढ़ाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि तीनों राज्य करेंगे। बिल्कुल हरियाणा इस मामले में गंभीर है, मगर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को हमें मद्देनजर रखते हैं वे फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। हम सोशल वर्ड यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप और मैं टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, शायद ये भी सोशल डिस्टेंसिंग है। मगर आज जो हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर हम रखें, जब ही जाकर इस कोरोना की लड़ाई को जीत पाएंगे। और उसके अंदर बॉर्डर्स पर थोड़ी थोड़ी सख्ती तो सबको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के झज्जर के अंदर, सोनीपत के अंदर आजादपुर मंडी का एक बहुत बड़ा नंबर आया, उसके साथ जिस तरीके से झज्जर जिले के अंदर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने अपने परिवार के 9 लोगों को इफेक्ट किया। अब भी जितने केसेस आए हैं गुरुग्राम के अंदर, अधिकतम दिल्ली ट्रांसमिटेड केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हर प्रदेश सरकार, नोएडा भी शायद इसी तरीके से, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर यूपी सरकार भी अपनी सख्ती को लेकर बैठी है, मगर मिलकर ही रास्ता निकाला जाएगा। और हम तो प्रयासरत हैं कि तीनों स्टेट मिलकर ज्वाइंटली कुछ ऐसा डेवलप करें जिसमें एटलीस्ट जो लोग डे टू डे काम करने के लिए नोएडा से गुड़गांव आते हैं, गुड़गांव से नोएडा जाते हैं, जिनको दिल्ली क्रॉस करना पड़ता है या दिल्ली से दोनों प्रदेशों में जाते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था हम बनाएं कि अनलॉक 1 का जो सेकंड फेज होगा, जो 8 तारीख से शुरू होगा, उससे पहले बेहतर रास्ते निकाले जाए। लेकिन ये रास्ते पहले नहीं निकाल लिए जाने चाहिए। अब जब रोज लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, ये आम तौर पर बड़ी तादाद में लोगों को आना जाना करना ही पड़ता है। ऐसे ही नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद, और अब तो आपने खुद ही बोला बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत, यहां तक भी शहर चला गया, वहां से भी लोग आमतौर पर आते जाते हैं। तो ये चीजें क्या आपको नहीं लगता कि पहले सोची जानी चाहिए थी, या सरकारें, जिसको हरियाणा में कहते हैं, ऐंठ में रह गई कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा? रोहित, ऐठ की बात नहीं है। क्या आपको ये विश्वास था कोरोना 2.5 महीने चलेगा? क्या आपको ये विश्वास था कि लॉकडाउन के बावजूद भी इस तरीके से हमारे नंबर 2 लाख पार करेंगे? आज व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है, और मुझे लगता है कोई भी ऐसी सरकार नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने गंभीरता के साथ लॉकडाउन के चारों फेज को या अनलॉक 1 को नई कदम उठाने का काम किया। मुझे लगता है महाराष्ट्र ने जिस तरीके से इसको निपटने का प्रयास किया, आज उसके बाद भी जो आउटब्रेक है, गुजरात जो सबसे डेवलप्ड स्टेट कहा जाता था, उसके अंदर आउटब्रेक के हालात देखिए। केरल जो अपने आप के अंदर मेडिकल व्यवस्था में सबसे ज्यादा था, उसमें फेज 2 भी हमें कोरोना का देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये तो डे टू डे प्रोसीजर्स हैं, कई बार सख्ती करनी पड़ेगी। अपने लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और उसके अंदर इंडस्ट्री को हमने लिबरल किया, तो हाँ, इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को हमने ई पासेस भी इशू करे। मगर जो डेली कम्यूटर्स थे, अगर वो बिना ई पास के आएंगे तो प्रदेश सरकार सख्तियां तो रखेगी। पहले हरियाणा ने रखा, आज यूपी और दिल्ली ने रखा है। इस सारी परिस्थिति में कोर्ट ये कह रहा है कि आप तीनों को मिल बैठ के एक कॉमन वेबसाइट बना देनी चाहिए, एक कॉमन पास देने की व्यवस्था बना लेनी चाहिए। क्या इस दिशा में आपको लगता है 7 दिन में कोई बड़ा फैसला, कोई कदम उठाया जा सकेगा, जैसा अदालत ने कहा है? हरियाणा की ओर से ऑलरेडी सरल हरियाणा पोर्टल बनाया गया है,
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 17 स्टेटों की ज्वाइंट एक वेबसाइट MHA की वेबसाइट पर बनी है, जो 17 स्टेटों का मूवमेंट पास इशू करती है। मुझे लगता है उसको हम और बेहतर बना ले, MHA के पोर्टल को और एक्सपीडिशियस बना ले। ये हमारे कदम होने चाहिए, जिससे केवल मात्र हरियाणा, दिल्ली या अपने उत्तर प्रदेश की बात ना हो। किसी ने पंजाब जाना है, किसी ने राजस्थान जाना है, मध्य प्रदेश जाना है या बिहार जाना है, उन लोगों के भी पासेज एक्सपेडाइट हो कि बॉर्डर्स पर सिर्फ पास दिखाने पे उनकी मूवमेंट को किया जाए। और मैं ये मानता हूँ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में चाहे आरोग्य सेतु ऐप को ही हम डेवलप इस प्रकार से कर दे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। क्या आपने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप को ही इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए या उसी में कोई प्रावधान कर दिया जाए जिससे लोगों को आने जाने का रास्ता निकालना आसान हो जाए? बार बार ई पास इशू कराने के लिए वेबसाइट पे जाना या अधिकारियों के पास जाने की स्थिति ना आए। देखिए रोहित, मैं तो सिर्फ आज आपसे जब चर्चा चली और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी चंद घंटों पहले इस पे टिप्पणी करी है, प्रदेश सरकार का नोडल डिपार्टमेंट इस पे लगा हुआ है, मगर बिल्कुल आज हम इस पे चर्चा कर आज ही केंद्र सरकार को सुझाव देते कि आरोग्य सेतु पे हम कहीं ना कहीं इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दे कि पैन इंडिया मूवमेंट पासिस को भी वहीं से ही जनरेट किया जाए। जो आदमी कॉन्टैक्ट नेगेटिव आ रखा है, एटलीस्ट जब उसको ऐप सेफ दिखा रही है तो उसको मूवमेंट अलाउड होनी चाहिए। क्या आपको लगता है एक पॉलिसी कंफ्यूजन रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको नाम दिया अनलॉक 1 कि अब खोलने की दिशा में बढ़ना है, और सबसे बड़ी चीज जो कही वो ये कि राज्य के बीच में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब पास नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ राज्यों को ये छूट भी दे दी कि आपको लगाना है तो लगा लो, बॉर्डर पे बंद कर दो सील, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रोहित, जब चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कह रहे थे कि बॉर्डर्स बंद रहने चाहिए, अभी सुरक्षा हमें बढ़ाने की जरूरत है। बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कह रहे थे बॉर्डर्स खोलो, हमारे यहाँ से लोग बहुत बड़ी मात्रा में जाना चाह रहे हैं। और उसके अंदर केंद्र सरकार का ये निर्णय था कि प्रदेश अब अपने आप फैसला करेंगे, और मुझे लगता है कि वो निर्णय जरूरी था, क्योंकि पहले अगर राजस्थान से हरियाणा में कोई काम करने बावल में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में आता था तो उसको बड़े प्रतिबंध थे। आज वो लोग इजी एक्सेस करते हैं, मगर उसी प्रकार से दिल्ली वालों को प्रतिबंध नहीं था। अब दिल्ली ने प्रतिबंध बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं हरियाणा से दिल्ली जाने वाले लोगों को ये दिक्कतें आ रही है। मगर दिल्ली की भी वेबसाइट पे कोई ज्यादा समय नहीं लगता, हरियाणा की वेबसाइट पे भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता। स्वयं मैंने देखा है कि पासेज इशू होने के बाद अगर हरियाणा द्वारा पास दिल्ली का इशू किया गया तो भी दिल्ली नहीं रोकती, और दिल्ली द्वारा हरियाणा का इशू किया गया तो हरियाणा नहीं रोकता। आज स्टेट्स को बस म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आना पड़ेगा कि हम अपनी बाउंड्रीज को लिमिटेड ट्रैवल के लिए ओपन अप करें, जिससे जो डे टू डे मूवमेंट वाले लोग हैं वो लोग आ पाए, मगर जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उन लोगों को डीमोटिवेट किया जाए और उनको कहा जाए कि जो व्यवस्था है इसको बचाने के लिए आपको घर से काम करना पड़ेगा। आपकी सरकार की तरफ से अनिल विज कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, वो दिल्ली में बैठे लोगों को बुरी लग जाती है। दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कुछ रोज पहले जब ये कहा कि हम लोगों से सलाह मांग रहे हैं दिल्ली के बाहर से जो इलाज कराने आते हैं उनको आने दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो वो आपकी तरफ के कई लोगों को बुरी लग गई, यूपी की तरफ के कई लोगों को बुरी लग गई। आपको लगता नहीं कि बजाय ऐसे बयानों के कोरोना जैसी महामारी के समय में तीनों राज्यों को मिलकर कम से कम अभी तक एक ज्वाइंट टास्क फोर्स जैसा कुछ बना लेना चाहिए था, जिसके आगे सारे इशू चले जाते और टेबल पे ही वहीं सॉर्ट आउट हो जाते, ये बयान नहीं देने पड़ते? रोहित, अगर आप प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो केवल मात्र गुड़गांव या फरीदाबाद या सोनीपत से प्रदेश पूरा नहीं व्यवस्थित होता। आज हमें तो शायद इधर ट्राई सिटी में चंडीगढ़ के अंदर यूटी के साथ भी, हिमाचल के साथ भी, पंजाब के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। वहीं सिरसा जिले की बात करूं तो राजस्थान और पंजाब के साथ जॉइंटली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर अपने आप पर मौजूद कदम उठा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीनियर ACS लेवल का IAS अफसर हमने बिठा रखा है। और जहां आपने बात कही कि तीनों प्रदेशों की, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी करी है। मैं ये मानता हूं तीनों स्टेट जल्द अपने एक एक उच्च अधिकारी को नोडल बनाकर इस पूरी टास्क फोर्स का हिस्सा बनाकर इस पे कार्य को करेंगे कि 8 तारीख के बाद और व्यवस्था सुधरे, जो लोगों के इंटर स्टेट मूवमेंट है उसको एक्सेसिबिलिटी एक्सपेडिशियसली हम दे पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत चौटाला आज तक पर आने के लिए।